कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जो आम लोगों की कल्पना से बहुत परे है। इस दुनिया में इंसान खतरनाक और हिंसक जानवरों के साथ रहते थे, जिनके साथ जीवन की कल्पना करना असंभव लगता है। इस दुनिया में एक रेगिस्तान था, जिसके बीच में एक रहस्यमय टावर था। इस टावर के चारों ओर हमेशा काले बादल और बिजली का वातावरण बना रहता था। इसके बाद हमें एडमिरल नामक व्यक्ति का जहाज दिखाया गया, जो रेगिस्तान को पार करते हुए टावर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अचानक रास्ते में एक राक्षस, जिसका नाम डायब्लोस था, उस पर हमला कर देता है। डायब्लोस ने अपनी भारी भरकम शरीर का इस्तेमाल करके जहाज को पलटने की कोशिश की। एडमिरल ने जहाज को मोड़कर रास्ते से निकलने की कोशिश की, और यह योजना सफल भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से हैंडलर को जहाज से गिरने से बचाने के प्रयास में हंटर नामक लड़का खुद जहाज से गिर गया और वहीं रह गया। दूसरी तरफ पृथ्वी पर कैप्टन नताली आर्टेमिस अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक मिशन पर थी। वे एक और सैनिकों की टीम को ढूंढने के लिए आए थे। उनके पास केवल उनकी आखिरी एसओएस संदेश एक सुराग के रूप में था। रास्ते में उन्हें कार के टायर के निशान मिले, जो अचानक एक जगह रुक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कार हवा में गायब हो गई हो। इसके अलावा सड़क के किनारे कुछ अजीब पत्थर पड़े थे, जिन पर रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। तभी उन्होंने अचानक देखा कि एक बड़ा तूफान सड़क से आ रहा है और उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब उनकी टीम ने अपनी कारों में बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन तूफान की बिजली ने उन अजीब पत्थरों को चमका दिया। तूफान इतना तेज था कि उसने उनकी कारों को घेर लिया और अचानक उन्हें एक पोर्टल के अंदर धकेल दिया। कारें पोर्टल के चक्रवात में उलटी पलटी जा रही थीं। कुछ समय बाद उनकी कारें जमीन पर गिर गईं। वे बाहर निकले और देखा कि तूफान रुक चुका था। अब वे पहाड़ों के बीच भटक रहे थे, जिनके बारे में उनके नक्शे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने देखा कि इस रेगिस्तान में कई रेत के टीले थे, लेकिन नक्शे के अनुसार ये टीले उनकी स्थिति से 20 किलोमीटर दूर होने चाहिए थे। इसी के साथ उनकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर चुकी थीं। उन्होंने सूरज की दिशा से रास्ता ढूंढने का फैसला किया। तभी एक्स ने कुछ देखा। पास जाने पर पता चला कि ये गुमशुदा टीम की कारें थीं। उन कारों में बुरी तरह जले हुए शव पड़े थे। इसके अलावा उन्हें कांच के टुकड़े और खाली गोलियों के खोल मिले, जिससे पता चलता है कि मृत सैनिकों ने अपनी रक्षा करने की कोशिश की थी। लेकिन जिसने भी उन पर हमला किया, उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ा। अब टीम सोच रही थी कि इसके पीछे कौन हो सकता है, और अपनी कारों में निकल पड़ी। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि हंटर दूर से दूरबीन से उन पर नजर रख रहा था। इसके बाद वे फिर से रुक गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक विशाल जानवर की खोपड़ी थी, जो एक डायनासोर से भी कई गुना बड़ी थी। इस बीच हंटर ने पीछे से उन पर एक तीर चलाया, जिससे सैनिकों ने उसकी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी। तब कैप्टन आर्टेमिस ने तीर पकड़कर सबको रुकने को कहा, क्योंकि तीर सिर्फ चौक से बना था। इसका मतलब था कि कोई उन्हें संकेत दे रहा था कि यहां खतरा है। तभी डायब्लोस अचानक रेत से बाहर आया और सभी फिर से कारों में भाग गए। उन्होंने अपने पास के सभी हथियारों से उस पर हमला किया, लेकिन इसका डायब्लोस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में उसने एक कार को पलट दिया, जिससे एक्स की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर स्टीलर नामक एक सैनिक दूसरी कार में भाग गया, लेकिन जल्द ही डायब्लोस ने उस कार को बेरहमी से पलटा और स्टीलर को अपने दांतों में फंसा लिया और उछाल दिया। मरने से पहले स्टीलर ने राक्षस पर कई ग्रेनेड फेंके, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनके बाकी साथी पत्थरों के बीच छिपने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ हंटर ने डायब्लोस को रोकने के लिए तीर चलाए और सैनिकों की टीम तुरंत एक गुफा में छिप गई। डायब्लोस इतनी छोटी गुफा में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए वह उन्हें छोड़कर चला गया। इस संकट में डैश बहुत डर गया था, लेकिन आर्टेमिस ने बतौर नेता सभी को आदेश दिया कि वे अपना कर्तव्य निभाते हुए यहां से जिंदा वापस जाएंगे। तभी एक मकड़ी जैसे जानवर ने आर्टेमिस को अपने पंजों में पकड़ लिया और उठा लिया। इस राक्षस का नाम नरसिला था। उसने आर्टेमिस को काटा,
जिससे उसके शरीर में जहर फैल गया। इसके बाद उसने उसे नीचे फेंक दिया और भाग गया। यहाँ सैनिकों ने नर्सिला पर गोलियां चलाईं। मार्शल और लिंकन ने आर्टेमिस को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डैश ने सुझाव दिया कि वे भाग जाएं क्योंकि रात हो चुकी थी और नर्सिला के हमला करने की संभावना थी। लिंकन, मार्शल और डैश ने सोचा कि आर्टेमिस मर चुकी है, इसलिए वे गुफा की ओर भाग गए। दूर से एक शिकारी नर्सिला पर पहाड़ की चोटी से हमला कर रहा था, लेकिन जब एक जानवर ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वह वहां से भाग गया। दूसरी तरफ भागते समय डैश गिर गया, जिससे उसके साथी रुक गए। इस मौके का फायदा उठाकर एक जानवर ने मार्शल को पकड़ लिया और उठा लिया। अचानक आर्टेमिस होश में आई और अपने साथियों की चीखें सुनी, लेकिन तभी नर्सिला ने फिर से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। जब आर्टेमिस ने होश संभाला तो उसने खुद को नर्सिला के घोंसले में एक कोकून में फंसा हुआ पाया। बाहर निकलने पर उसने देखा कि वहां हड्डियों का ढेर था और मार्शल और डैश के शव भी कोकून में लटके हुए थे। दर्द में उसने मार्शल का बैग उठाया, जिसमें उसे एक टॉर्च, ऑक्सीजन का कैन और कुछ गोलियां मिलीं। अब उसने टॉर्च जलाई और मकड़ी के जाल से भरे रास्ते पर आगे बढ़ी। उसने लिंकन को मुक्त किया, जिसने कहा कि उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। आर्टेमिस ने उसे कोकून से बाहर निकाला, लेकिन तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। तभी एक नर्सिला उसके सामने आ गई। आर्टेमिस ने आग की मदद से उसे भगाने की कोशिश की। इस बीच लिंकन के शरीर के दर्द ने उसे अपनी शर्ट फाड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने देखा कि उसके घाव पर अंडे फूट रहे थे। अचानक नर्सिला ने उसे अपने पंजों में पकड़ लिया। जब नर्सिला ने आर्टेमिस को पकड़ने की कोशिश की तो उसने ऑक्सीजन को आग पर छिड़क दिया, जिससे पूरे घोंसले में आग लग गई। आर्टेमिस बाहर निकलने ही वाली थी जब सही समय पर एक नर्सिला ने उसका पैर पकड़ लिया और वापस खींच लिया। तब आर्टेमिस ने गोलियां फेंकी, जो आग से टकराते ही फटीं और आखिरकार वह घोंसले से सुरक्षित बाहर निकल गई। सुबह हो चुकी थी और नर्सिला सूरज की वजह से उसका पीछा नहीं कर पाई, लेकिन आर्टेमिस को अब भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर पर हजारों कीड़े चल रहे हैं। उसने अपनी चोट पर एक गोली का बारूद लगाया और चिंगारी से घाव को भरने की कोशिश की। इसके बाद उसने एक पहाड़ी पर चढ़कर इलाके का मुआयना किया, लेकिन उसे सिर्फ रेगिस्तान और काले तूफान के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कि यह तूफान उसे घर ले जा सकता है। उसने सड़क की जांच के लिए एक पत्थर फेंका, जिससे डायब्लोस के जोरदार गर्जन की आवाज आई। जब डायब्लोस नहीं दिखा तो वह पत्थरों से भरे इलाके में घूमने लगी। वहीं एक शिकारी दूर से उसका पीछा कर रहा था। कुछ समय बाद आर्टेमिस को एक टूटा हुआ जहाज मिला। उसे लगा कि शायद वहां से पानी मिल जाए, लेकिन जहाज में सिर्फ रेत भरी हुई थी। जहाज का मुआयना करते हुए शिकारी ने अचानक पीछे से कूदकर उसके गले पर चाकू रख दिया, लेकिन आर्टेमिस भी किसी से कम नहीं थी। उसने शिकारी को थप्पड़ मार दिया। जल्द ही दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन अंततः शिकारी ने आर्टेमिस को हराकर जीत हासिल की। उसने आर्टेमिस के हाथ बांध दिए और उसे अपनी गुप्त गुफा में ले जाने लगा। शिकारी उसे तेजी से चलने के लिए कह रहा था, क्योंकि रात में नर्सिला उन पर हमला कर सकते थे। रास्ते में आर्टेमिस ने कांच का एक टुकड़ा चुपके से उठा लिया। गुफा में पहुंचकर शिकारी ने पानी पिया और कुछ खाया, लेकिन उसने आर्टेमिस को कुछ नहीं दिया। शिकारी ने अपने घाव पर खास जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपनी दो छोटी मूर्तियों की पूजा की। दूसरी तरफ आर्टेमिस सोने का नाटक करने लगी और अपने हाथों की रस्सियां कांच के टुकड़े से काटने लगी। सुबह जब शिकारी बाहर का हाल देखने गया तो उसने देखा कि आर्टेमिस गायब थी। उसी समय आर्टेमिस ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बांध दिया। उसने शिकारी के कटोरे से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने कटोरा गिरा दिया। गुस्से में आर्टेमिस ने उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया। यह देखकर शिकारी ने उस पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों गुफा के बाहर आ गए। इसी दौरान शिकारी नर्सिला के घोंसले में गिर गया। सही समय पर आर्टेमिस ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और उसकी रस्सियां काट दीं, ताकि वह समझ सके कि आर्टेमिस उसकी दुश्मन नहीं है।
इसके बाद आर्टेमिस ने शिकारी को चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया जो उसे बहुत पसंद आया। बदले में शिकारी ने अपने बैग से उसे पीने का पानी दिया। फिर वे दोनों पहाड़ी क्षेत्र के किनारे तक चले। उन्होंने एक दूसरे को इशारों से समझाया कि गुफा तक पहुंचने के लिए कुछ करना होगा। रास्ते में डायब्लोस से सामना करना तय था। आर्टेमिस ने सुझाव दिया कि वे सेना के पास जाकर हथियार लाएं, लेकिन शिकारी ने समझाया कि ये बंदूकें इन जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर वह उसे नरसेला के घोंसले में ले गया और बताया कि अगर वे एक मकड़ी को मारकर उसका जहर इकट्ठा कर लें तो उससे डायब्लोस को हराया जा सकता है। आर्टेमिस ने योजना मान ली और खुद को नरसेला का शिकार बनने के लिए तैयार कर लिया ताकि शिकारी उसका जहर निकाल सके। सूरज ढलते ही वह पत्थरों के इलाके में गई और गाने गाकर नरसिला का ध्यान आकर्षित करने लगी। योजना सफल रही। जैसे ही नरसिला वहां पहुंची, आर्टेमिस ने फौरन अपने जाल की ओर दौड़ लगा दी। नरसिला का पैर रस्सी में फंस गया और शिकारी ऊपर से कूदकर अपनी भारी तलवार से उसके सिर को दो भागों में काट दिया। उन्होंने उसका सिर काटकर तुरंत वहां से भाग लिया। गुफा में वापस आकर शिकारी ने बताया कि जिन मूर्तियों को आर्टेमिस ने तोड़ा था वे उसके मृत माता पिता की थीं। अगले दिन उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। शिकारी ने नरसिला की खाद को तीर में बांध दिया और टूटे जहाज में जाल बिछा दिया। शिकारी ने आर्टेमिस को कुछ हथियार दिए जिनमें एक शक्तिशाली हुक और दो ऐसी तलवारें थीं जो रगड़ने पर आग निकालती थीं। उन्होंने लकड़ी का एक बर्तन रेगिस्तान में फेंका जिससे डायब्लोस क्रोधित होकर जाग गया। आर्टेमिस और शिकारी अपने हथियारों के साथ भागे और डायब्लोस ने उनका पीछा किया। डायब्लोस अचानक रेत में छिप गया तो वे रुक गए। अब आर्टेमिस ने खुद को डायब्लोस के सामने शिकार के रूप में पेश करने का फैसला किया, जबकि शिकारी अपने हथियार लेने दौड़ा। दौड़ते समय उसके माता पिता की मूर्तियां गिर गईं। जैसे ही शिकारी मूर्तियां उठाने के लिए रुका, डायब्लोस अचानक रेत से बाहर निकला और उस पर हमला कर दिया। शिकारी ने बिना देर किए जहरीला तीर चलाया जो डायब्लोस की आंखों में जा लगा। इससे डायब्लोस और भी गुस्से में आ गया और उसने शिकारी पर हमला करने की कोशिश की। आर्टेमिस ने पीछे से अपनी मशीन गन से हमला कर डायब्लोस का ध्यान भटकाया। जहर की वजह से डायब्लोस की नजर धुंधली हो गई, लेकिन गोलियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। उसने आर्टेमिस की गाड़ी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। किसी तरह आर्टेमिस गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन डायब्लोस ने फिर से उसका पीछा किया। मौके का फायदा उठाकर शिकारी डायब्लोस के सिर पर कूद गया और तलवार मारी, लेकिन वह इतनी गहराई तक नहीं गई। डायब्लोस ने अपना सिर हिलाकर शिकारी को दूर फेंक दिया। फिर भी आर्टेमिस ने हार नहीं मानी। उसने हुक को डायब्लोस के सिर में फंसा दिया और रस्सी के सहारे उसके सिर तक पहुंच गई। उसने तलवारों को और गहराई तक धकेला और आखिरकार डायब्लोस मर गया। शिकारी अब भी बेहोश था, तो आर्टेमिस ने आसपास की गाड़ियों से जरूरी चीजें इकट्ठा कीं। उसने डायब्लोस की खाल का एक टुकड़ा काटा और शिकारी के शरीर पर लपेटकर उसे अपने कंधों पर उठा लिया। कुछ घंटों बाद तूफान तेज हो गया, तो आर्टेमिस ने टेंट लगाकर शिकारी की जान बचाने के लिए आर्मी किट का इस्तेमाल किया। तूफान थमने के बाद वे पूरी तरह रेत में दब गए थे, लेकिन टेंट की वजह से दोनों सुरक्षित थे और बाहर निकल आए। इसके बाद वे काफी देर तक चलते रहे और आखिरकार एक नखलिस्तान पहुंचे। नखलिस्तान में एक बड़ा जानवर एप्सारस दिखा। शिकारी ने बताया कि यह शाकाहारी है और कोई खतरा नहीं है। जब आर्टेमिस पानी पीने आगे बढ़ी तो सेफालोस नाम का एक राक्षस उस पर हमला करने आया। शिकारी ने अपनी तेज तलवार से उसे दो भागों में काट दिया और वे उसे पकाकर खाने लगे। रात को देर हो गई और अचानक नखलिस्तान में आग लग गई। वे डर गए क्योंकि वहां एक बड़ा और खतरनाक राक्षस राथालोस आ गया था। यह राक्षस आग उगलता था और बेहद खतरनाक था। डरे हुए एप्सारस राथालोस से बचने के लिए भागते हुए वहां पहुंच गए। शिकारी ने खुद को छिपा लिया, लेकिन आर्टेमिस का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। उसने सोचा कि वह एप्सारस के नीचे कुचल जाएगी। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आया। यह आदमी एडमिरल था, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसने अपनी जलती तलवार से एप्सारस को आर्टेमिस के पास आने से रोक दिया।
इसके बाद आर्टेमिस भी एडमिरल की तरह उठ खड़ी हुई और अपनी तलवार से आग निकाली। वहीं शिकारी पहाड़ी के ऊपर भागा। तभी वह एप्सारस के झुंड के साथ गिरने ही वाला था। ठीक समय पर हैंडलर रस्सी के सहारे आया और शिकारी को गिरने से बचा लिया। सभी एप्सारस के जाने के बाद आर्टेमिस ने एडमिरल को धन्यवाद दिया। एडमिरल ने अंग्रेजी में जवाब दिया, जिससे आर्टेमिस हैरान रह गई। इसके बाद एडमिरल ने एक ही झटके में आर्टेमिस को बेहोश कर दिया। जब वह होश में आई तो खुद को जहाज में एक पिंजरे में कैद पाया। एडमिरल के साथी उसे देख रहे थे। शिकारी उसे कैद में देखकर दुखी था, लेकिन उस समय वह कुछ नहीं कर सकता था। शिकारी के जाने के बाद आर्टेमिस ने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक ताला था। उसने बेंच की मदद से ताला तोड़ दिया और रसोई में चली गई। जैसे ही वह चाकू चुराने की कोशिश कर रही थी, एडमिरल की बिल्ली जैसे शेफ पालीजो को देखकर डर गई। पालीजो ने उसे कुछ भी उठाने नहीं दिया। फिर शिकारी वहां आया और उसे बताया कि अब वह आजाद है। इसके बाद शिकारी ने आर्टेमिस को एडमिरल के पास ले जाया, जिसने आर्टेमिस के हाथों की बेड़ियां खोल दीं और अपनी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। एडमिरल ने बताया कि वह पहले भी धरती के लोगों से मिल चुका है और जानता है कि उन्होंने अपने ग्रह के साथ क्या किया। उसने इंसानों की भाषा भी वहीं से सीखी। उसने आर्टेमिस को समझाया कि वे अब दूसरी दुनिया में हैं और यह सब काले तूफान से घिरी पहाड़ी पर स्थित स्काई टॉवर की वजह से हुआ है। यह टॉवर एक प्राचीन सभ्यता ने बनाया होगा, जो आज की तुलना में बहुत आधुनिक थी। उस सभ्यता के लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया करते थे, लेकिन किसी कारणवश वे खुद ही खत्म हो गए। एडमिरल को शक था कि इस सब में धरती का कुछ हाथ हो सकता है। अब उनका मिशन इस टॉवर तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में राथालोस उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। एडमिरल ने कहा कि अगर आर्टेमिस उसकी मदद करे तो वह उसे घर लौटने में पूरी कोशिश करेगा। आर्टेमिस ने उसकी मदद करने का फैसला किया। अगली सुबह पूरी टीम पहाड़ की ओर रवाना हुई। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद वे टॉवर तक पहुंचे। स्काई टॉवर लावा के ऊपर खड़ा था, जिसे देखकर एडमिरल ने सोचा कि इससे उन्हें शक्ति मिल सकती है। टॉवर की ओर बढ़ते समय उन्हें कांच के टुकड़े दिखे, जो राथालोस के करीब होने का संकेत थे। एडमिरल ने सबको बताया कि राथालोस की शक्ति उसके मुंह जलने से पहले सबसे कम होती है। उसकी पूरी देह जलने लगती है। अब पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में बंटकर राथालोस से लड़ने के लिए तैयार हो गई। अचानक राथालोस ने आग उगलकर कुछ सैनिकों को नष्ट कर दिया और टॉवर के रास्ते में खड़ा हो गया। एडमिरल ने आगे बढ़कर उस पर हमला किया। इसके बाद आर्टेमिस और शिकारी अपने हथियार लेकर उसके पीछे हो गए। उनके बाकी साथी भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राथालोस ने सबको उठाकर फेंक दिया। उसी समय टॉवर के चारों ओर की विशेष रेखाएं चमक उठीं। अब तीनों ने राथालोस पर कई बार हमला किया, लेकिन यह उसे हराने के लिए काफी नहीं था। राथालोस ने आर्टेमिस का पीछा किया। आग उगली और उसे अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ से कूदना पड़ा। उसे अचानक एक पोर्टल के माध्यम से जमीन पर पहुंचा दिया गया। जब उसने आंखें खोलीं तो सेना की एक बचाव टीम उसे बचाने के लिए आई। उन्होंने आर्टेमिस को स्ट्रेचर पर रखा और विमान में ले गए, लेकिन विमान ज्यादा दूर नहीं जा सका। अचानक वे काले तूफान में फंस गए और राथालोस जमीन पर आ गया। उसने विमान को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और अन्य गाड़ियों का पीछा करने लगा। वह सैनिकों की लगातार फायरिंग की परवाह किए बिना सबको आग में झोंक रहा था। आर्टेमिस ने किसी तरह अपनी जान बचाई और विमान से बाहर निकल गई। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने विमान से 2 मशालें निकालीं और दौड़ते हुए राथालोस के पंख में हुक फंसा दिया। जैसे ही वह हुक के सहारे उसके पंख तक पहुंची, उसने अपनी चाकू से पंख को काट दिया। यह देखकर राथालोस गुस्से से भर गया। राथालोस आर्टेमिस को आग से जलाने ही वाला था कि आर्टेमिस ने मशाल में आग लगाई, जिससे उसका हाथ भी जल गया। उसने मशाल को सीधा राथालोस के मुंह में फेंक दिया। इससे उसकी जीभ और शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया। दुर्भाग्यवश यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। राथालोस ने फिर से आर्टेमिस पर हमला करने की कोशिश की। तभी शिकारी समय पर आया और उस पर कई धुएं वाले तीर चलाए। एक तीर राथालोस की चोट के जरिए उसके शरीर में घुस गया।
इससे उसमें इतनी जोरदार विस्फोट हुआ कि वह वहीं राख में बदल गया। शिकारी ने आर्टेमिस से कहा कि वह यहां इसलिए आया क्योंकि वह धरती को राथालोस से बर्बाद नहीं होने दे सकता। दूसरी ओर स्काई टॉवर का एक और पोर्टल खुल गया, जिस पर घोर मकाला नामक एक और जानवर खड़ा था। आर्टेमिस ने एडमिरल और शिकारी के साथ वापस उस दुनिया में जाकर टॉवर को नष्ट करने का फैसला किया, ताकि इन जानवरों का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो सके। उन्होंने जानवर पर हमला किया और उसे पोर्टल के जरिए वापस भेज दिया। कहानी के अंत में हमने देखा कि एक रहस्यमय व्यक्ति टॉवर के ऊपर से यह सब देख रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।